अमायरा के कहने पर विराज कलिंजर एम्पायर की शाही सेना की शाही टुकड़ी लेकर चंद्रवंशी परिवार पहुंच चुका था। चंद्रवंशी परिवार के किले में पहुंचने पर विराज अयान से मिलने गया। अयान औषधि के पूल के अंदर साधना की अवस्था में बैठा हुआ था। औषधि का वो पूल अनेक प्रकार की औषधियों से भरा पड़ा था। विराज पूरी तरह से औषधियों में डूबा हुआ था। उसके शरीर के लगभग हर हिस्से में घाव थे। उसका माथा फूटा हुआ था। साधना की अवस्था में बैठे हुए अयान ने अपनी आंखें खोल ली। अपनी आंखें खोलते ही उसने विराज को अपने सामने पाया। विराज को देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अयान ने खुशी से विराज की ओर देखते हुए पूछा, विराज कैसे हो मेरे भाई? मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए इस औषधि के पूल से बाहर निकलकर तुम्हारे गले नहीं लग सकता। विराज ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, कोई समस्या नहीं। सीनियर अयान, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? यहाँ क्या चल रहा है? विराज, जो कि एक दुर्लभ प्रतिभा वाला अल्केमिस्ट था, वो उस औषधि के पूल के अंदर पड़ी हुई औषधियों की गुणवत्ता और शक्ति को समझ रहा था। औषधि के उस पूल में पड़ी औषधियां अलग अलग ग्रेड की हीलिंग औषधियां थीं। अयान उन दुर्लभ, कीमती और प्रभावशाली औषधियों के पूल में बैठा था, जिसका साफ मतलब था कि अयान के घाव काफी ज्यादा गहरे थे। इससे विराज के अंदर एक गहरी आशंका पैठ बनाती जाने लगी। ये जगह चंद्रवंशी परिवार का गढ़ था। इस जगह पर अयान को इतनी प्राणघातक चोट मिलने का मतलब यही था कि यहाँ पर जरूर कुछ बहुत बड़ा घटा था। विराज को स्तब्ध खड़ा देखकर अयान को समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अयान ने विराज से कहा, विराज, कुछ दिनों पहले चंद्रवंशी परिवार के अंदर आंतरिक कलह हो गई थी। उस आंतरिक कलह ने बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप अख्तियार कर लिया। परिवार के उसी आपसी युद्ध में मैं बुरी तरह से घायल हो गया। अयान की बात सुनकर विराज को समझ आया कि वहां पर क्या हुआ था। विराज अंदाजा लगा पा रहा था कि अचानक से अयान के परिवार में इस तरह के हालात कैसे पैदा हो गए होंगे। पिछले कुछ समय में अयान ने ऐसा काफी कुछ किया था जिससे चंद्रवंशी परिवार के अंदर उसका कद लगातार ऊंचा होता जा रहा था। पहले तो अयान ने ब्लैक फायर पाइथन धर्म की एक शाखा को नष्ट करने में भूमिका निभाई। इससे अयान का कद तेजी से चंद्रवंशी परिवार में उठ गया। इसके ठीक बाद वसु परिवार के लोगों को उपलब्ध कराया। विराज को अब समझ आ रहा था कि अयान के ही परिवार के कुछ सदस्यों ने वसु परिवार के लोगों के लिए अयान को अच्छा सौदा करने नहीं दिया। कलिंजर संस्थान में रहकर अयान की शक्ति भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इन्हीं सब कारणों से चंद्रवंशी परिवार का अगला उत्तराधिकारी होने को लेकर परिवार के अंदर भीषण रक्तपात हो गया, ताकि अयान को अगला उत्तराधिकारी होने से रोका जा सके। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने अयान की ओर देखकर गंभीरता के साथ कहा, क्या आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत है? अयान ने मना करते हुए कहा, नहीं विराज। भले ही तुम्हारी प्रतिभा बेमिसाल है, फिर भी तुम अभी सिर्फ एक 7th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा ही हो। तुम्हारा इन मामलों में उलझना काफी खतरनाक हो सकता है। अयान के सामने विराज अकेला ही खड़ा था। यहाँ तक कि गोल्डन पंख तक भी उसके सामने नहीं खड़ा था। इसलिए अयान विराज को किसी बड़ी मुसीबत में उलझाना नहीं चाहता था। विराज अयान की चिंता समझ रहा था। उसने अयान से शांत स्वर में कहा, मेरी चिंता मत करो सीनियर अयान। मेरे साथ कलिंजर एम्पायर की शाही सेना की शाही टुकड़ी आई है। इस शाही टुकड़ी का सबसे कमजोर सिपाही भी 3rd ग्रेड मार्शियल सम्राट योद्धा है, और इस शाही टुकड़ी का कप्तान एक 2nd ग्रेड मार्शियल राजा है। गोल्डन पंख के साथ वो लोग तंजावुर नगर में ठहरे हुए हैं। शाही टुकड़ी, ये शब्द सुनते ही विराज की आंखें जगमगा उठी और उसने चौंकते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज ने शाही टुकड़ी का इंतजाम कहां से कर लिया।
लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि ये काम किसका हो सकता था और उसने तुरंत पूछा, क्या अमायरा ने शाही टुकड़ी को भेजा है? अयान को समझ आ रहा था कि अमायरा के अलावा कोई और नहीं था जो शाही टुकड़ी की कमान विराज के हाथों में सौंपकर यहाँ भेज सकता था। अयान की बात सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, सीनियर अमायरा ने ही शाही टुकड़ी के साथ मुझे यहाँ भेजा है। सीनियर अयान, बिना किसी से कुछ कहे आप अचानक से अपने घर लौट आए थे। आपके घर लौटने के बाद से कोई खबर नहीं थी। सीनियर अमायर से बात से काफी परेशान थी। उन्हें डर था कि कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मेरे साथ एक शाही टुकड़ी भेज दी। विराज की बात सुनकर अयान थोड़ा असहज हो गया और बोला, अच्छा तो ये बात थी। मैं यहाँ के मुद्दों में कुछ ज्यादा ही उलझ गया। मुझे किसी को भेजकर अपने सकुशल होने का संदेश अमायर तक पहुंचा देना चाहिए था। कुछ देर सोचकर अयान ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा तो गोल्डन पंख भी यही है और शाही सेना की शाही टुकड़ी भी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारी मदद लेने पर तुम्हारी जिंदगी को कोई बड़ा खतरा तो नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार के अंदर उठे अंदरूनी घमासान को काफी हद तक दबा दिया गया था, फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जो परिवार के अंदर फिर से अंदरूनी घमासान उठाना चाह रहे हैं। ये लोग पास की ही एक पहाड़ी नीलकमल पहाड़ी पर इकट्ठा होकर आगे के षड्यंत्रों की तैयारियां कर रहे हैं। चंद्रवंशी परिवार के ही कुछ बुजुर्ग और ज्येष्ठ लोग मिलकर उन लोगों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विराज, तो क्या तुम नीलकमल पहाड़ पर जाकर वहां मामले की तहकीकात कर सकते हो? अयान के ऐसा कहते ही विराज के कानों में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, अभी अभी एक स्पेशल असाइनमेंट ट्रिगर हुआ है। असाइनमेंट का नाम है चंद्रवंशी परिवार का कलह। विराज, आप चंद्रवंशी परिवार की भूमि में तजाम्बुर नगर आए और यहां आने पर आपको पता चला कि अयान बुरी तरह जख्मी है। अयान की ये हालत चंद्रवंशी परिवार में हुए आपसी रक्तपात का नतीजा है। हालांकि इस रक्तपात को काफी हद तक दबा दिया गया है, फिर भी कुछ लोग अभी भी नीलकमल पर्वत पर छिपकर परिवार के अंदर फिर से जंग छेड़ने की साजिश रच रहे हैं। विराज, आपको चंद्रवंशी परिवार के उन लोगों को नष्ट करना होगा। असाइनमेंट को पूरा करने पर आपको लॉटरी खेलने के 3 मौके मिलेंगे, मार्शियल तकनीक के 2 लेवल बढ़ा दिए जाएंगे और एक रहस्यमयी इनाम मिलेगा। सिस्टम की आवाज सुनकर विराज की आंखें चमक उठी। उसने औषधियों के पूल में डूबे हुए अयान चंद्रवंशी को ध्यान से देखा और कहा, सीनियर अयान, मैं नीलकमल पहाड़ पर जाऊंगा। वहां की सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दे। आप यहां रहकर जल्द से जल्द खुद को स्वस्थ करने की कोशिश करें। वहां की चिंता अब मेरी चिंता है, आप निश्चित रहे। विराज की बात सुनकर अयान के चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। उसने विराज से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विराज। ऐसा कहने के बाद अयान ने अपने सेवकों को निर्देश दिया, विराज को मेरा टोकन दे दो, साथ ही मेरा एक आदेश इसी समय पारित करो कि भविष्य में जब भी विराज यहाँ पर होगा तो उसका दर्जा उतना ही होगा जितना मेरा है। समझ गए? अयान ने जिस तरह से अपने परिवार की अंदरूनी कलह को शांत किया था, उससे उसका वर्चस्व परिवार के अंदर काफी बढ़ गया था। परिवार के मुखिया को छोड़कर केवल 2 बुजुर्ग लोग ही थे जिनका दर्जा अयान से ऊपर था। यही कारण था कि अयान की कही गई बात का वजन चंद्रवंशी परिवार के अंदर बहुत बढ़ गया था। अयान की बात सुनकर सेवक ने कहा, जी युवा मास्टर, जैसा आप कहे। ऐसा कहकर सेवक कुछ हिचक के साथ वही खड़ा रहा। सेवक को ऐसे खड़ा देखकर अयान ने सेवक से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? सेवक ने हिचकते हुए कहा, युवा मास्टर, कुछ देर पहले हमारे अतिथि हॉल में युवा मास्टर विराज और युवा मास्टर वैभव के बीच कहासुनी सी हो गई थी।
ये सुनते ही अयान का गुस्सा भड़कने लगा और उसने कहा, ये वैभव भी कब, कहाँ, किससे क्या बात करनी है, नहीं जानता। वैभव को यहाँ आने को कहो। ऐसा कहकर अयान ने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, वैभव की बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहूंगा। कृपया उसकी कही गई बात को दिल से न लगाना, वो अभी बच्चा है और जानता नहीं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। उसी समय वैभव चंद्रवंशी सेवक के साथ वहां पर आ गया। वहां आते ही वैभव ने अयान से कहा, क्या हुआ बड़े भैया, अचानक से मुझे क्यों याद किया? वैभव को देखते ही अयान का गुस्से से पारा चढ़ने लगा। कुछ पल के लिए तो वो ये तक भूल गया कि उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। उसने गुस्से से कहा, वैभव, तुम यहाँ पर आओ। उसी समय राजसी वस्त्रों को पहने चेहरे पर अहंकार और बदमिजाजी लिए वैभव अयान के पास आ गया और आते ही उसने कहा, भाई, आप घायल है। इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इससे आपके उपचार में बाधा होगी, कृपया शांत हो जाइए। ये सुनकर अयान ने गुस्से से कहा, फिर भी तुम मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अयान के चेहरे पर मंडरा रहे गुस्से को देखकर वैभव अपने सिर को इधर-उधर घुमाने लगा। अयान के ज्येष्ठ एल्डर के साथ घनिष्ठ संबंध थे। साथ ही अयान ने वैभव को मार्शियल तकनीक सीखने में काफी मदद भी की थी, जिस वजह से वैभव अयान का सम्मान भी करता था, साथ ही उससे डरता भी था। अयान की डांट से वो थोड़ा सहम गया। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ अयान से कहा, भाई, इतना गुस्सा मत करो। सीनियर अयान को समझने में मुझसे गलती हो गई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वैभव विराज की तरफ मुड़ा और उससे कहा, सीनियर विराज, अगर मेरे कहे गए किसी शब्द से आपको बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। विराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। तुम अयान के छोटे भाई हो। इस तरह से तुम मेरे भी अनुज हो। विराज इस बात को बढ़ाना नहीं चाह रहा था। वैसे भी वैभव ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली थी, तो इस बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं रह गया था। अयान और वैभव के बीच के संबंध को देखकर विराज को समझ आ रहा था कि अयान और वैभव के बीच अच्छे संबंध थे और अयान ने वैभव की कई जगहों पर मदद भी की थी। विराज की माफी सुनकर वैभव ने कहा, धन्यवाद सीनियर विराज। ऐसा कहने के बाद वैभव ने अपनी गर्दन घुमाई और अयान की ओर देखने लगा, जो औषधि के पूल में अंदर तक डूबा हुआ बैठा था। उसने अयान को देखकर कहा, अयान भाई, सीनियर विराज ने मुझे माफ कर दिया है। अब आप गुस्सा मत हो। वैभव की बात सुनकर अयान ने गुस्से से कहा, जाओ यहां से। तुम चंद्रवंशी परिवार के नंबर 1 जीनियस हो। तुम्हें इतना अहंकार शोभा नहीं देता। अहंकार हमारे शत्रुओं की संख्या में अनायास इजाफा कर देता है। तुम्हें आगे चलकर सतर्क और विनम्र होने की खासा जरूरत है, नहीं तो चंद्रवंशी परिवार से बाहर जाने पर तुम चंद्रवंशी परिवार का नाम खराब करोगे। विराज अयान की मदद करने के लिए नीलकमल पर्वत पर जाकर चंद्रवंशी परिवार के बचे हुए विद्रोहियों का दमन करने वाला था। तो क्या विराज इस मिशन में सफल होने वाला था या फिर कोई बड़ी आपदा विराज को घेरकर उसके जीवन पर संकट बरसाने वाली थी? अयान के कहने पर विराज नीलकमल पहाड़ पर जाकर चंद्रवंशी परिवार के छिपे हुए गद्दारों को समाप्त करने के लिए तैयार हो गया। विराज जब अयान से मिलने आया था तो अयान के छोटे भाई वैभव ने विराज के साथ गलत व्यवहार किया था। इस कारण से अयान वैभव को डांट रहा था कि तुम्हारे पास अगर शक्ति है तो उसके अहंकार में मत उड़ो, अपितु अपने व्यक्तित्व को बेहतर करो। वैभव, ये याद रखना, अगर तुम अपने अहंकार पर नियंत्रण लगाना नहीं सीखा तो भविष्य में तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अयान की डांट सुनकर वैभव चंद्रवंशी ने जवाब दिया, भैया मैं समझ गया। वो चंद्रवंशी परिवार का नंबर 1 युवा जीनियस था। उसे बचपन से ही अपने आसपास के सभी लोगों से तारीफें ही मिली थी।
ऐसे में अयान के कुछ शब्दों से कहा उसके दिमाग के बंद छिद्र खुलने वाले थे। वो छिद्र तो समय की तप्त आंच पर ही पिघलने वाले थे। इसके बाद वैभव के ऊपर से अपना ध्यान हटाकर अयान ने विराज से कहा, विराज तुम मेरे लिए यहाँ तक आए और अब नीलकमल पहाड़ पर भी जाने के लिए तैयार हो, किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया करूं। इस पर विराज ने कहा, एक मित्र सदैव दूसरे मित्र के साथ खड़ा रहता है, जैसे सीनियर अयान हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। ऐसा कहकर विराज सेवक से अयान का टोकन लेकर वहां से बाहर निकलकर अतिथि कक्ष में वापस आ गया। वहां आकर विराज ने गोल्डन पंख को आत्मा के संबंध के जरिए संदेश भेजा कि शाही टुकड़ी को लेकर चंद्रवंशी परिवार के किले के बाहर जल्द से जल्द पहुंचे। गोल्डन पंख को संदेश देते ही विराज ने देखा कि वहां पर वैभव चंद्रवंशी तेजी से दौड़कर आया और आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, बड़े भैया मेरे लिए रुको। विराज को समझ नहीं आया कि वैभव को अचानक से उससे क्या काम पड़ गया था। वो वैभव को ध्यान से देखने लगा और उसने पूछा, क्या हुआ, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। वैभव चंद्रवंशी ने अपने दोनों हाथों को मसलते हुए कहा, बड़े भैया आप चंद्रवंशी परिवार के उन गद्दारों को सबक सिखाने नीलमकल पहाड़ जा रहे हैं। सही कह रहा हूं ना मैं। विराज ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ जा रहा हूं। तो इसमें क्या। ये सुनकर वैभव चंद्रवंशी ने अपना सिर हिलाते हुए जोश से भरकर कहा, पिछली बार जब परिवार के अंदर आंतरिक कलह होने पर घमासान हुआ था, उस समय ज्येष्ठ एल्डर ने मुझे एक गुप्त चैम्बर में बंद कर दिया था ताकि मैं किसी तरह से घायल न हो जाऊं। मुझे इस गुप्त चैम्बर से तभी निकाला गया जब मामला शांत हो गया। उस पूरे मामले से मुझे दूर रखा गया। हमारे परिवार के कई लोग नीलकमल पहाड़ पर गए हैं ताकि उन गद्दारों को उनके किए की सजा दे सकें, लेकिन मेरे लाख कहने पर भी वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। बड़े भैया अब आप नीलकमल पहाड़ पर उन गद्दारों को सबक सिखाने जा रहे हो, तो क्या आप अपने साथ मुझे भी ले जा सकते हो। मैं भी वहां जाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहता हूं। आप मेरी उम्र पर मत जाना, मेरी शक्ति किसी से कम नहीं है। वैभव के ऐसा कहते ही फिफ्थ ग्रैंड इन्नेट ग्रांड मास्टर की आभा उसके शरीर से निकलने लगी। उस आभा के निकलने पर वैभव ने विराज की ओर देखकर कहा, आप बताइए ये कैसा है। एक फिफ्थ ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर, ऐसा कहकर वैभव तारीफ की आस में विराज की ओर देखने लगा। वैभव को देखकर विराज उससे हल्का प्रभावित तो हो रहा था। वैभव अयान से 3 साल छोटा था, फिर भी उसकी मार्शियल क्षमता अयान के बराबर पहुंच चुकी थी। ये अपने आप में बड़ी बात थी। हालांकि अयान ने बाहरी दुनिया से कई खजानों को हासिल कर लिया था, इस वजह से वो वैभव से आगे था, लेकिन बिना उन खजानों के वैभव ही उस पर भारी पड़ने वाला था। वैभव की बात पर विराज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पास खड़े एक सेवक से पूछा, तो क्या इसका मतलब ये है कि वैभव को वहां जाना है या नहीं, इसका निर्णय मुझे करना है। विराज की बात सुनकर सेवक ने जवाब दिया, हमारे युवा मास्टर को लगता है कि समय आ चुका है जब वैभव चंद्रवंशी भी बाहर निकलकर असलियत में चीजों का सामना करें और ये जाने कि जब वास्तविक परिस्थितियां सामने होती है तो किस तरह के हालात पैदा होते हैं। वैसे युवा मास्टर वैभव को लेकर जाना या न जाना, ये निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। सेवक के अपनी बात खत्म करते ही वैभव ने विराज के कुछ कहने का इंतजार किए बिना ही कहा, बड़े भैया अब मेरे बड़े भैया अयान को कोई ऐतराज नहीं है तो कृपया आप मुझे अपने साथ लेकर चले। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन किसी तरह की भी कोई परेशानी तुम्हारी वजह से खड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें वापस यही भेज दूंगा। विराज की सहमति सुनते ही वैभव खुशी से झूमते हुए बोला, शुक्रिया बड़े भैया।
आप निश्चिंत रहे, ऐसा कहकर उसने सेवक से कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम लोग एक बेहद खास मिशन पर जा रहे हैं? जल्दी जाओ और सारी तैयारियां करो। वैभव की बात सुनकर सेवक झल्लाता हुआ वहां से चला गया। दूसरी ओर वैभव विराज को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर गर्व के भाव जगमगा रहे थे। ये देखकर विराज ने वैभव को नजरअंदाज किया और तेजी से किले के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में गोल्डन पंख शाही टुकड़ी को लेकर वहां पहुंच चुका था। वैभव चंद्रवंशी ने जब शाही टुकड़े को अपने सामने देखा तो खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो ये है शाही सेना की शाही टुकड़ी। कमाल है। वैभव चंद्रवंशी ने छिपकर विराज और अयान के बीच की हल्की फुल्की बातचीत सुन ली थी, जिससे उसे पता चला था कि विराज के साथ कुछ सिपाही आए थे, लेकिन वे सैनिक शाही सेना के शाही टुकड़ी होंगे इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस वजह से वो शाही टुकड़ी को देखकर चौंक गया था। शाही टुकड़ी के सैनिकों का दर्जा राज्य में काफी ऊंचा होता था। विराज ने गुस्से में वैभव से कहा, तो तुम छिपकर सब सुन रहे थे? क्या ऐसे कान लगाकर किसी की बात सुनना सही है? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शाही टुकड़ी मेरे नेतृत्व में कार्य नहीं करती। इस शाही टुकड़ी को तुम्हारी भाभी ने कुछ समय के लिए मुझे सौंपा है ताकि मैं सीनियर अयान की मदद कर सकूं। विराज की बात सुनकर वैभव ने कहा, ये तो जबरदस्त है। हालांकि वो मन ही मन जलन से मरे जा रहा था। उसे अच्छे से मालूम था कि बिना कलिंजर एम्पायर के राजा की इजाजत के कोई शाही टुकड़ी को नहीं ले सकता था। यहाँ तक कि राजकुमारी अमायरा चाहने पर भी किसी के साथ शाही टुकड़ी नहीं भेज सकती थी, बशर्ते इसमें कलिंजर राजा की सहमति न हो। यहाँ तक कि अयान को भी कभी अपने साथ शाही टुकड़ी रखने का मौका नहीं मिल सका था। लेकिन विराज के नेतृत्व में शाही टुकड़ी को भेज दिया गया था, इसका मतलब वैभव अच्छे से समझ रहा था। विराज ने गोल्डन पंख की ओर देखकर उसे आदेश दिया, गोल्डन पंख चलो और इस लड़के वैभव पर नजर रखना। अगर इसने कोई भी गड़बड़ की तो इसे उठाकर यही वापस पटक जाना। गोल्डन पंख ने गहरी नजरों से वैभव को घूरा और फिर विराज को देखकर कहा, जैसा उस्ताद कहें। वैभव ने विराज से कहा, बड़े भैया, इतना भी कठोर होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। वैभव की बात सुनकर विराज का चेहरा गंभीर हो उठा। कुछ ही देर में विराज, गोल्डन पंख, वैभव और शाही टुकड़ी के सातों सैनिक तेजी से नीलकमल पहाड़ की ओर चल पड़े। नीलकमल पहाड़ी उस किले की पहाड़ी से कई पहाड़ी को छोड़कर आगे थी। काफी देर तक चलने के बाद विराज और बाकी लोग वहां तक पहुंच गए। नीलकमल पहाड़ी का रास्ता एकदम खड़ा, संकरा और पतला था, जिस वजह से नीलकमल पहाड़ी पर चढ़ाई करना आसान कार्य नहीं था। चंद्रवंशी परिवार में आंतरिक कलह होने पर विद्रोह करने वाले लोग किले से भागकर नीलकमल पहाड़ी पर आ गए थे। नीलकमल पहाड़ी ऊपर से एक अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती थी, जहां पर नीचे से आकर ऊपर वालों पर हमला करना बहुत ही दुष्कर कार्य था। इसी कारण से चंद्रवंशी परिवार के गद्दारों ने नीलकमल पहाड़ी को अपने छिपने का स्थान बनाया था। इस प्राकृतिक बाधा का लाभ लेकर वो चंद्रवंशी परिवार के हमलों से खुद की रक्षा कर रहे थे। चंद्रवंशी परिवार के ये गद्दार मरने मारने के लिए तैयार थे। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने पहाड़ में ही काफी सारे संसाधन इकट्ठा कर लिए थे। अयान के पिता अजामिदा चंद्रवंशी कुछ विशेषज्ञों को साथ लेकर चंद्रवंशी परिवार के उन गद्दारों को मारने के लिए नीलकमल पहाड़ पर पिछले 3 दिनों से टे हुए थे। लेकिन पिछले 3 दिनों के लगातार संघर्ष के बाद भी वो अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके थे। वो वही के वही खड़े रह गए थे। उन्हें आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जल्दी ही विराज और बाकी लोग उनके पास तक पहुंच गए।
उन्होंने देखा कि वहां से आगे के रास्ते की चढ़ाई एकदम सीधी थी। पहाड़ के ऊपर कई सारे तंबू लगे थे। पूरे रास्ते में तरह तरह के कांटे बिछाए गए थे। वहां चारों ओर सैनिक तैनात थे जो ऊपर जाने पर हमला कर रहे थे। चंद्रवंशी परिवार के मुखिया अजामिदा चंद्रवंशी नीलकमल पहाड़ी को चारों ओर से घेरे हुए थे ताकि किसी भी हाल में उन विद्रोहियों को भागने का मौका न मिल सके। विराज के वहां पहुंचने पर सफेद रंग की पोशाक पहने एक वृद्ध ने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? सफेद पोशाक पहने उस बूढ़े इंसान के चेहरे पर उन लोगों को देखकर संशय के भाव थे। सफेद पोशाक पहने बूढ़े को देखकर वैभव ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, दादाजी, आप लोगों की मदद करने के लिए अयान भैया ने विराज भैया के साथ हमें यहाँ भेजा है। ऐसा कहकर वैभव ने शाही टुकड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, बड़े भैया विराज भी अयान भैया के साथ कलिंजर संस्थान में ही पढ़ते हैं। ये यहाँ चंद्रवंशी परिवार की मदद करने आए हैं। उस सफेद पोशाक पहने बूढ़े इंसान ने जब वैभव की बात सुनी तो गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ये चंद्रवंशी परिवार का आंतरिक मामला है, कोई बाहरी इसमें दखल कैसे दे सकता है? क्या अयान की बुद्धि घास खाने चली गई है? बाहर से मदद लेकर परिवार की इज्जत को क्या मिट्टी में मिला दे? ये सुनते ही वैभव ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे परिवार के लोगों ने विद्रोह किया और अपने ही परिवार के लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। क्या ये खबर हर जगह फैल नहीं गई है? अब कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं? मेरा बड़ा भाई अयान मरने के कगार तक पहुंच चुका था, जाने कैसे उसकी जान बची है। ऐसे हालातों में बाहरी मदद लेने में भला क्या दिक्कत है? वैभव की बात सुनकर सफेद पोशाक पहने बूढ़े का चेहरा तमतमा उठा। हालांकि उसे वैभव की बात का कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। थोड़ी दूर खड़ा विराज मन ही मन उस सफेद बूढ़े इंसान की ये हालत देखकर हंस रहा था। उसके पीछे खड़े गोल्डन पंख और सातों सैनिक भी मंद मुस्कान में हंस रहे थे। विराज नीलकमल पहाड़ पहुंच चुका था तो आगे क्या होने वाला था? क्या विराज चंद्रवंशी परिवार के विद्रोहियों को मार डालेगा या फिर कोई बड़ी मुसीबत में घिर जाएगा? क्या वसु परिवार का हत्यारा वहां आ धमकेगा? विराज अयान की मदद करने के लिए नीलकमल पहाड़ी पहुंच चुका था। वहां पर एक सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर को जब मालूम हुआ कि एक बाहरी उनके परिवार के आंतरिक मसले में मदद करने के लिए आया था तो उन्हें उस बाहरी इंसान की मदद लेना नागवार गुजरा। उन्होंने किसी भी तरह की बाहरी मदद लेने से इनकार कर दिया। वैभव चंद्रवंशी ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की जो उन्हें क्रोध आ गया। सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर वैभव चंद्रवंशी पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मूर्ख! ऐसा कहकर उनका दाहिना हाथ हवा में उठ गया। उनके शरीर से एनर्जी की धारा बहने लगी और वो वैभव को मारने के लिए आगे बढ़ चले। सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वैभव जल्दी से जाकर विराज के पीछे छिप गया और चिल्लाने लगा, बड़े भैया देखिए, बड़े ज्येष्ठ मुझे बचाइए, दादाजी मुझे मार डालेंगे। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति में क्या करें। चंद्रवंशी परिवार का नंबर 1 जीनियस सच में एक चलता फिरता नमूना था। उसे नहीं पता था कि चंद्रवंशी परिवार अपने इस नमूने को कैसे झेलता था। वैभव की बात सुनकर सफेद पोशाक बुजुर्ग का गुस्सा और ज्यादा भड़कने लगा। उनकी छाती गुस्से से फूलने लगी। उनकी दाढ़ी के बाल तेजी से ऊपर नीचे होने लगे। उसी समय वहां पर एक शांत आवाज गूंज गई, ज्येष्ठ एल्डर शांत हो जाओ। वैभव तो हमेशा से ही ऐसा ही है। इतना गुस्सा होने का कोई कारण मौजूद नहीं है। इसे खेलने दो। ये तो बड़बोला है ही, इसके बचपने में क्यों फंस रहे हो?
विराज ने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि एक मध्यम उम्र का इंसान हरे रंग की पोशाक पहने उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उनके चेहरे पर एक हल्की और दैवीय मुस्कान छाई हुई थी। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई साफ नजर आ रही थी, मानो उन आंखों में कितने ही राज सदियों से दफन पड़े थे। उस इंसान को देखकर विराज ने लंबी गहरी सांस ली। वो उस इंसान को पहचान जान चुका था। वो चंद्रवंशी परिवार के मुखिया अजामिदा चंद्रवंशी थे, जो अयान के पिता थे। एक श्रेष्ठ मार्शियल राजा योद्धा। अजामिदा चंद्रवंशी को अपने सामने देखकर विराज ने अपने दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में जोड़ते हुए बड़े ही सम्मान के साथ कहा, ज्येष्ठ तात, अनुज विराज का प्रणाम स्वीकार करें। अजामिदा चंद्रवंशी ने विराज की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, प्रणाम भतीजे, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। इंद्रावसु के बेटे, वर्धन परिवार का एक चमकता हुआ सितारा जिसकी प्रतिभा किसी भी लिहाज से अग्निदेवी से कम नहीं है। तुम्हारा चंद्रवंशी परिवार में स्वागत है। अजामिदा की बात सुनकर विराज चुप हो गया। उसे मालूम नहीं था कि उसके पिता इंद्रावसु का चंद्रवंशी परिवार के मुखिया के साथ अच्छे संबंध थे। अजामिदा चंद्रवंशी ने शाही टुकड़ी की ओर देखकर कहा, अच्छा तो ये अमायरा बेटी ने भेजे हैं। तो अमायरा के कहने पर तुम यहाँ आए हो। अजामिदा शाही टुकड़ी के सभी सैनिकों को पहचानते थे। वो सभी सैनिक अमायरा के अंगरक्षक थे, जो हमेशा अमायरा के साथ आते थे और आज विराज के साथ आए थे। जिस कारण से अजामिदा समझ गए थे कि अमायरा ने अपने अंगरक्षकों को अयान की मदद करने के लिए भेजा था। अजामिदा की बात सुनकर विराज ने कहा, सीनियर अयान अचानक से अपने घर लौट आए थे। घर लौटने के बाद से उनकी कोई खोजखबर सीनियर अमायरा को नहीं मिली। इस वजह से वो सीनियर अयान के लिए परेशान हो उठी। इसलिए उन्होंने मुझे शाही सेना की एक शाही टुकड़ी देकर यहाँ पर सीनियर अयान की खोजखबर लेने और उनकी मदद करने के लिए भेजा। विराज की बात सुनकर अजामिदा सारी बातें अच्छे से समझ गए और उन्होंने कहा, अच्छा तो ये बात है। इसके तुरंत बाद अजामिदा ने हल्के गुस्से में कहा, अयान अभी भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। हमारे परिवार के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई और उसने अपनी मंगेतर को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे समय रहते अमायरा को सारी बातें बता देनी चाहिए थी। अजामिदा की इस बात पर विराज ने कुछ नहीं कहा। वो उस पहाड़ की चोटी की ओर देखने लगा, जहां पर जाने के लिए एकदम सीधी चढ़ाई थी, जिस वजह से ऊपर बैठे लोगों के सीधे निशाने पर आने का खतरा वहां बहुत ज्यादा था। लेकिन विराज के दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था। वैभव चंद्रवंशी ने जब विराज को पहाड़ की चोटी की ओर देखते देखा तो अजामिदा चंद्रवंशी से कहा, ज्येष्ठ तात, बड़े भैया विराज एकदम सही कह रहे हैं। बड़े भैया यहाँ पर उन गद्दारों को सबक सिखाने आए हैं, लेकिन दादाजी बस नाराज ही हुए जा रहे हैं। अब बड़े भैया विराज भी तो एक तरह से हमारे परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी बाहरी की मदद नहीं चाहिए। उन्हें लग रहा है कि ऐसा करना परिवार की शान के खिलाफ होगा। ज्येष्ठ तात, आप ही बताएं, क्या बड़े भैया की मदद लेने से हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच आ सकती है भला? ऐसा कहकर वैभव चंद्रवंशी ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, जरा सोचिए, अगर परिवार के अंदर की ये बगावत जारी रहती है तो परिवार की कितनी बदनामी होगी। तो क्यों न बड़े भैया विराज और शाही टुकड़ी के साथ मिलकर इस बगावत को जल्द से जल्द कुचल दिया जाए। सफेद पोशाक ज्येष्ठ एल्डर का गुस्सा वैभव की बात सुनकर फिर से सातवें आसमान पर चढ़ने लगा था। उनका मन हो रहा था कि वैभव को पकड़कर अच्छे से उसकी कुटाई कर दे, लेकिन अब फैसला चंद्रवंशी परिवार के मुखिया के हाथों में जा चुका था। वैभव की बात सुनकर अजामिदा चंद्रवंशी के चेहरे पर किसी भी तरह के क्रोध के भाव प्रकट नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा,
वैभव की बात भी एक हद तक ठीक ही है। पहाड़ी के ऊपर छिपे लोगों की शक्ति कम नहीं है। लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है कि भतीजे विराज के साथ आई शाही टुकड़ी का यहाँ कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। विराज अजामिदा की परेशानी को समझ रहा था। वो लोग पिछले 3 दिनों से एक ही स्थान पर अटके हुए थे। ऐसे में उन्हें वहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता सूझ नहीं आ रहा था। इसलिए शाही टुकड़ी को इस्तेमाल करने का भी कोई मार्ग उनके पास नहीं था। ये सब समझकर विराज ने कहा, ज्येष्ठ तात, इस समस्या का मेरे पास समाधान है। आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। विराज की बात सुनकर गहरी दिलचस्पी और उत्सुकता अजामिदा चंद्रवंशी के अंदर जाग उठी। जिस जगह पर आगे बढ़ने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, वहां विराज की बातों से लग रहा था कि जैसे उसके पास कोई समाधान था। उन्होंने विराज की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, अच्छा तो ये बात है। तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास कौन सी शानदार योजना है? पिछले 3 दिनों में उनकी हर चाल को पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए परिवार के गद्दारों ने निष्फल कर दिया था। ऐसे में वो विराज की योजना सुनने को उत्सुक हो उठे थे। अजामिदा की बात सुनकर विराज ने अपने पीछे खड़े गोल्डन पंख की ओर देखा और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, गोल्डन पंख। ये सुनते ही गोल्डन पंख समझ गया कि उसे क्या करना था। वो तेजी से आसमान में उड़ गया और आकाश में जाकर प्रहलाद प्रजाति के अपनी असल शरीर में आ गया। उसने अपने विशालकाय शरीर से सूरज को ढक लिया और पूरे पहाड़ पर उसकी परछाई पड़ने लगी। गोल्डन पंख का असल शरीर देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। अजामिदा ने गोल्डन पंख के बारे में अंदाजा लगाते हुए कहा, प्रिय भतीजे, क्या तुम इस बहुत शक्तिशाली योद्धा को उन लोगों पर हमला करने के लिए भेजने वाले हो? विराज ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ज्येष्ठ तात। वैसे मुझे लग रहा है कि ज्येष्ठ तात ने पहाड़ की चोटी के ऊपर किसी शक्तिशाली योद्धा को भेजा था। अजामिदा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी। हालांकि इसका प्रभाव संतोषजनक नहीं रहा। हमारे परिवार में कुछ ही लोग थे जो पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाए, इस कारण से परिणाम सुखद नहीं हो सके। विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर हम गोल्डन पंख की पीठ पर बैठाकर सभी योद्धाओं को पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दे तो कैसा रहेगा? विराज की बात सुनते ही अजामिदा की आंखें चमक उठी और उन्होंने जोश से भरकर कहा, अगर ऐसा हो सका तो हमारे सफल होने की संभावना 80% से भी ज्यादा होगी। ये सुनकर विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ज्येष्ठ तात, तो सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कीजिए और बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। विराज की बात सुनकर अजामिदा थोड़ा हिचक गए। उन्होंने कहा, भतीजे विराज, क्या तुम भी पहाड़ की चोटी पर जाना चाहते हो? मुझे तुम्हारी शक्ति, क्षमता और साहस पर पूरा भरोसा है। लेकिन पहाड़ की उस चोटी पर गंभीर खतरा मौजूद है। परिवार के विद्रोहियों के साथ साथ वहां पर बड़ी संख्या में उत्पाती मौजूद है। ऐसे में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भ्राता इंद्रावसु को क्या जवाब दूंगा? अजामिदा की चिंता को समझते हुए विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्येष्ठ तात, मेरी सुरक्षा की चिंता मत कीजिए। मुझे अच्छे से मालूम है कि क्या करना है। साथ ही गोल्डन पंख और शाही टुकड़ी के संरक्षण में मुझे कुछ नहीं हो सकता। विराज की बात पर अजामिदा ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ। मैं तुम्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। अपना ध्यान रखना। ऐसा कहने के बाद अजामिदा ने सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर की ओर देखा और कहा, ज्येष्ठ एल्डर, मैं चाहता हूं कि आप भतीजे विराज के साथ वहां जाएं और विराज की रक्षा करें। आपको किसी भी कीमत पर विराज को कुछ भी नहीं होने देना है। ज्येष्ठ एल्डर ने बिना किसी भाव के एकदम निरपेक्ष होकर जवाब दिया, मैं हमारे मुखिया के आदेश का पालन करूंगा।
सभी लोगों की बातें सुनने के बाद बहुत देर से शांत खड़ा वैभव अचानक से बीच में चिल्ला पड़ा, मैं भी बड़े भैया के साथ जाऊंगा। मुझे आप लोग इस बार वहां जाने से नहीं रोकेंगे। वैभव को बच्चों की तरह उछलते और जिद करते हुए देखकर सफेद पोशाक पहने ज्येष्ठ एल्डर ने कहा, नहीं, तुम यहीं रहो। तुम्हारी क्षमता अभी काफी कम है। इतनी खतरनाक जगह जाना तुम्हारी सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा कर देगा। उल्टा तुम्हें बचाने के चक्कर में हम लोग बुरी तरह से वहां पर फंस जाएंगे। नहीं, तुम नहीं जा रहे। वैभव की बात पर अजामिदा ने कुछ नहीं कहा। वो चुप खड़े रहे। ये देखकर वैभव चंद्रवंशी ने उनकी तरफ देखकर कहा, ज्येष्ठ तात, आप कुछ कहिए ना। मैं बड़े भैया के साथ जाना चाहता हूं। आखिर कब तक मैं घर में कैद होकर मार्शियल तकनीक सीखता रहूंगा? मुझे भी बाहर निकलकर वास्तविक परिस्थितियों में दो दो हाथ करने हैं। वैभव की बात पर विराज एकदम शांत खड़ा था। वैभव को वहां भेजना चंद्रवंशी परिवार का अपना फैसला था। इसमें विराज कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था। अजामिदा वैभव की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, अगर वैभव पहाड़ की चोटी पर जाकर वास्तविक युद्ध का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे जाने देते हैं। अजामिदा की बात सुनते ही ज्येष्ठ एल्डर के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और वो बोले, लेकिन भाई, वैभव अभी बच्चा है। इसमें चंचलता है, ये नहीं समझता कि वास्तविक युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है। अजामिदा ने ज्येष्ठ एल्डर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैभव अब बड़ा हो चुका है। शायद समय आ चुका है जब वो असल युद्ध का हिस्सा बनकर अपनी आंखों से इस दुनिया को देखे। उसे घर की चारदीवारी में रखना उसकी प्रतिभा को दबाने जैसा होगा। विराज चंद्रवंशी परिवार के योद्धाओं के साथ पहाड़ की चोटी पर जाने वाला था, तो पहाड़ की उस चोटी पर विराज के सामने क्या क्या बाधाएं आने वाली थीं? आखिर पहाड़ की उस चोटी पर क्या क्या होने वाला था? वैभव चंद्रवंशी विराज के साथ नीलकमल पर्वत की चोटी पर जाना चाहता था। ज्येष्ठ एल्डर की नजरों में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो वैभव को अपने साथ नीलकमल पर्वत की चोटी पर नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन चंद्रवंशी परिवार के मुखिया अजामिदा की राय इस बारे में अलग थी। उनके अनुसार वक्त आ चुका था जब वैभव चंद्रवंशी को बाहर निकलकर असल के युद्ध में शामिल होकर वास्तविकता को एकदम निकट से देखने की जरूरत थी। अजामिदा चंद्रवंशी की बात सुनकर ज्येष्ठ एल्डर ने उन्हें टोकते हुए कहा, लेकिन ज्येष्ठ मुखिया, वो गद्दार बहुत शक्तिशाली हैं और वैभव उन लोगों से लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसकी शक्ति और अनुभव उन लोगों की तुलना में काफी ज्यादा कम है। इसलिए इसका वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ये अपने साथ साथ सभी के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा। ज्येष्ठ एल्डर की बात पर युवा मास्टर वैभव पैनी आंखों से ज्येष्ठ एल्डर और मुखिया अजामिदा की ओर देखने लगा। अजामिदा चंद्रवंशी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम क्या सारी जिंदगी वैभव को अपने कलेजे से चिपकाए चिपकाए घूमोगे? तुम्हें क्या लगता है कि इससे वैभव कभी वास्तविक योद्धा बन पाएगा? ज्येष्ठ एल्डर, सच्चा योद्धा युद्धभूमि की भूमि से पैदा होता है, ना कि घर के अखाड़े की भूमि से। जिस तरह तुम आज डर रहे हो, उसी तरह पूरी जिंदगी डरते रह जाओगे। कभी तो वैभव को बाहर निकलकर असल युद्ध का सामना करना ही होगा, तो अब क्यों नहीं? वैभव को अगर सच्चा योद्धा बनना है तो खतरों से भरी बाहरी परिस्थितियों का सामना तो इसे करना ही होगा। अच्छी बात यह है कि इस समय आप उसके साथ हैं और उसे हर तरह से सुरक्षा दे सकते हैं। अजामिदा की बात सुनकर ज्येष्ठ एल्डर कुछ देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए वैभव चंद्रवंशी को अपने साथ लेकर चलने की सहमति दे दी। ज्येष्ठ एल्डर की सहमति मिलते ही वैभव खुशी से उछल पड़ा। अजामिदा अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे।
परिवार के अंदर वैभव को अधिक संरक्षण मिला हुआ था। इससे बाहरी दुनिया में असल युद्ध को लेकर उसका अनुभव शून्य था। भले ही वो चंद्रवंशी परिवार के युवाओं में नंबर 1 जीनियस था और प्रतिभा के मामले में भी सभी युवाओं से आगे था, लेकिन उसका अनुभव नगण्य था। दूसरी ओर अयान, जिसकी प्रतिभा वैभव से कम थी, साथ ही मार्शियल क्षमता भी बराबर थी, लेकिन अयान का बाहरी दुनिया में युद्ध लड़ने का समृद्ध अनुभव था। सिर्फ इस वजह से अगर वैभव और अयान के बीच मुकाबला होता तो अयान सिर्फ एक ही वार में वैभव को धराशायी कर देता। यही कारण था कि ज्येष्ठ एल्डर ने भी अपनी सहमति दे दी थी। वैभव की शक्ति को बढ़ाने का एक ही तरीका था, उसे युद्ध की तप्त ज्वालाओं के बीच पकाना। वैभव को जाने की अनुमति मिलने के बाद विराज ने शाही टुकड़ी की ओर देखकर कहा, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर विराज ने धरती पर अपना पैर दे मारा और उड़कर गोल्डन पंख की पीठ पर जाकर बैठ गया। गोल्डन पंख आकाश में प्रहलाद प्रजाति के अपने असल रूप में था। विराज को गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होता देखकर शाही टुकड़ी के सातों सैनिक भी तेजी से उड़ गए और जाकर गोल्डन पंख की पीठ पर बैठ गए। गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होते ही उन सभी ने अपने हथियार बाहर निकाल लिए और अपने चारों ओर चौकन्नी निगाहों से देखने लगे। ये देखकर चंद्रवंशी परिवार के ज्येष्ठ एल्डर और 10 योद्धा भी गोल्डन पंख की पीठ पर सवार हो गए। उन सभी के साथ वैभव चंद्रवंशी भी गोल्डन पंख की पीठ पर बैठ चुका था। गोल्डन पंख की पीठ पर बैठते ही वैभव चंद्रवंशी ने उत्सुकता और उत्साह से पूछा, बड़े भैया, ये आत्मा का संबंध जीव तो सफेद पंखों वाले बाज से भी ज्यादा शक्तिशाली और विशाल लग रहा है। आपको ये आत्मा का संबंध बना सकने वाला जीव कहाँ से मिला? मुझे भी बताइए ना। मुझे भी आत्मा का संबंध किसी शक्तिशाली जीव के साथ बनाना है। फिर मेरा भी ऐसा ही शक्तिशाली पालतू जीव होगा। विराज ने वैभव की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ज्येष्ठ एल्डर ने वैभव की इस बात पर उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, तुम एकदम चुप रहोगे। अगर फालतू बोलते हुए दिखे तो यहीं से नीचे धक्का दे दूंगा और 1 महीने तक घर की कैद में रखूंगा, सो अलग। ज्येष्ठ एल्डर की फटकार सुनकर वैभव अंदर तक सकपका गया। आगे कुछ कहने और पूछने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वो दम साधे एकदम चुप होकर बैठ गया और गोल्डन पंख के विशालकाय शरीर को उत्सुकता के साथ देखने लगा। वैभव को फटकार लगता देखकर विराज को मंद हंसी आ गई। उसने अजामिदा की ओर देखकर कहा, ज्येष्ठ तात, आप यहां से हमला करके दुश्मन का ध्यान भटकाते रहना। तब तक हम लोग पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएंगे। अजामिदा ने इशारे से अपनी सहमति दे दी। सहमति देते ही उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। शांत चेहरे पर अचानक से क्रोध का ज्वालामुखी उगलने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा की जगह खूनी लोहा कातिलाना आभा निकलने लगी। अजामिदा के इस नए तेवर और रूप को देखकर विराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल उठी। चंद्रवंशी परिवार के मुखिया होने के नाते उनका ये ओज रूप चंद्रवंशी परिवार की गरिमा के अनुरूप था। अजामिदा ने अपने साथ खड़े योद्धाओं को कहा, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर अजामिदा सभी योद्धाओं के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। वो वहां पर जाकर नकली लड़ाई का माहौल तैयार करने वाले थे और पीछे से विराज योद्धाओं को लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वाला था। दूसरी ओर विराज और सभी लोग गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होकर पहाड़ी की चोटी की ओर उड़ चले। पहाड़ की चोटी पर 2 आकृतियां बाहर निकलकर आई। पहाड़ की चोटी पर बैठे योद्धा अजामिदा के हमले का जवाब दे रहे थे। उसी समय 2 आकृतियों को पहाड़ की चोटी पर कुछ हलचल समझ आई और वो उस हलचल के नजदीक तेजी से बढ़े। उन 2 आकृतियों ने देखा कि एक विशालकाय दैत्याकार जानवर उन्हीं की ओर उड़ा चला आ रहा था। गोल्डन पंख को अपनी ओर आता देखकर उन दोनों के चेहरे का रंग बदल गया।
उन दोनों में एक सफेद रंग की पोशाक पहने आकृति ने हैरान होते हुए कहा, अजामिदा को इतना शक्तिशाली सहायक कहाँ से मिल गया? ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर नफरत तैर गई। वो चंद्रवंशी परिवार का दूसरा ज्येष्ठ एल्डर था। उसका नाम था विदूषक चंद्रवंशी। वो उन लोगों में शामिल था जिन्होंने चंद्रवंशी परिवार के अंदर कलह करके परिवार की सत्ता हथियाने की कोशिश की थी। हालांकि उसकी योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। वो लोग एक ही झटके में अजामिदा और परिवार के खास लोगों को मार डालना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके और इस वजह से किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और यहाँ नीलकमल पर्वत पर आकर छिप गए। नीलकमल पर्वत अपनी विशेष बुनावट के कारण चोटी पर एक अलग ही तरह की सुरक्षा प्रदान कर देता था। इसलिए वो सभी यहीं पर अपना डेरा डाले हुए थे। विदूषक चंद्रवंशी के पीछे एक नौजवान खड़ा था। उसकी उम्र 20 साल के आसपास थी। उसने नफरत और अहंकार से भरकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दुष्ट अजामिदा को ये मददगार कहाँ से मिला। इसकी मदद से हमें मार गिराना उसके लिए दिन में सपने देखने जैसा है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इन्हें आने दो। एक एक करके हम इन सभी को मार देंगे। हमें तो बस ये देखना है कि मरने के लिए यहाँ कितने लोग प्रस्तुत हुए हैं। वो युवा नौजवान चंद्रवंशी परिवार के दूसरे ज्येष्ठ एल्डर विदूषक चंद्रवंशी का पोता फरद चंद्रवंशी था। चंद्रवंशी परिवार के उत्तराधिकारी की दौड़ में वो भी सबसे आगे था। वो चंद्रवंशी परिवार का स्वर्ग का गर्व योद्धा था। हालांकि अब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थी और वो अब चंद्रवंशी परिवार का एक विद्रोही बन चुका था। अयान को गंभीर रूप से जख्मी करने वाला कोई और नहीं, यही फरद चंद्रवंशी था। विदूषक चंद्रवंशी ने अपने पोते फरद चंद्रवंशी की ओर देखकर कहा, फरद, तुमने बाहरी दुनिया में रहकर बहुत कुछ देखा और सीखा है। यहाँ तक कि तुमने एक संत स्तर के योद्धा को अपना गुरु बनाने में सफलता अर्जित की है। आज तुम्हारे पास उस संत स्तर योद्धा का संरक्षण मौजूद है। फिर भी ये चंद्रवंशी परिवार इतना सरल और आसान शिकार नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। भले ही हम यहाँ पर अजामिदा और उसके साथियों को मार गिराएं और खुद बचकर यहाँ से बाहर निकलने में भी कामयाब हो जाएं, तो भी ये हमारे लिए काफी होगा। चंद्रवंशी परिवार के ये लोग बिल्कुल बेकार है। हमें किसी भी हाल में इन सभी को मार गिराना होगा, लेकिन हम इन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फरद चंद्रवंशी ने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा, आपकी बात का आशय मैं समझ रहा हूं। दादा, आप चिंता न करें। मेरे वो इष्ट योद्धा किसी भी समय कलिंजर एम्पायर में दाखिल होते ही होंगे। वो ज्यादा से ज्यादा आधा दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे। एक बार वो यहाँ आ गए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अजामिदा अपनी रक्षा के लिए किसे बुलाते हैं, मरना ही उन सबकी नियति होगा। फरद चंद्रवंशी का ये अतिआत्मविश्वास गलत भी नहीं था, क्योंकि जिस इष्ट योद्धा की वो बात कर रहा था वो इष्ट योद्धा एक महापराक्रमी योद्धा था, जो जीवन रस अमृत स्तर को पार करके मार्शियल संत स्तर का योद्धा बन चुका था। इस वजह से फरद को चंद्रवंशी परिवार उस योद्धा के सामने बच्चों का खिलौना नजर आ रहा था और वो चंद्रवंशी परिवार की कोई परवाह नहीं कर रहा था। बाहरी दुनिया में लंबे समय तक रहने के कारण फरद चंद्रवंशी ये समझ चुका था कि बाहरी दुनिया में संत स्तर का योद्धा होना भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती थी। बाहरी दुनिया में संत स्तर से भी ज्यादा शक्तिशाली कई योद्धा मौजूद थे। इस कारण से फरद को अपने चंद्रवंशी परिवार में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो उसे डरा सके। दुर्भाग्य से उसके दादा ने अपना सारा समय चंद्रवंशी परिवार के भीतर रहकर ही गुजार दिया था, इसलिए उन्हें चंद्रवंशी परिवार एक बहुत बड़ी शक्ति लग रहा था। इसी कारण से
फरद चंद्रवंशी को वापस अपने घर लौटकर आना भी पड़ा था ताकि अपने दादा के सपने को पूरा कर सके और अपने दादा को चंद्रवंशी परिवार का मुखिया बना सके। फरद की बात सुनकर विदूषक चंद्रवंशी अपना सिर सहमति में हिलाने लगा। उसके चेहरे पर खुशी जगमगाने लगी। उसके सामने अजामिदा की लाश आ गई जिसे वो अपने पैरों से ठोकरें मार रहा था। ये सोचकर ही उसके सारे शरीर में आनंद का करंट सा दौड़ गया। फरद का इष्ट गुरु ही वो वजह थी जिसने दूसरे एल्डर विदूषक चंद्रवंशी को इतनी हिम्मत दे डाली थी कि वो चंद्रवंशी परिवार में आंतरिक कलह शुरू करके उसे रक्तपात का रूप दे सके। एक संत स्तर के योद्धा के लिए चंद्रवंशी परिवार के सभी योद्धाओं को मौत के घाट उतारना कोई बड़ी बात नहीं थी। फरद चंद्रवंशी ने कहा, दादा, इन लोगों को आने दो, अभी मैं जाकर इन लोगों के लिए कुछ शानदार तोहफों की व्यवस्था करता हूँ। इन्हें भी तो एहसास हो कि इनका सामना कितने दरियादिल भतीजे और पोते से हुआ है। विराज जो तेजी से नीलकमल पर्वत की चोटी की ओर बढ़ा आ रहा था, उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि फरद चंद्रवंशी कितनी बड़ी साजिश चंद्रवंशी परिवार के पीठ पीछे कर रहा था। वो पूरे चंद्रवंशी परिवार को एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में था। विराज गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होकर तेजी से नीलकमल पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़े जा रहा था। विराज को मालूम नहीं था कि फरद चंद्रवंशी जो विद्रोही चंद्रवंशी परिवार का नेतृत्व कर रहा था, वो किस गहरी साजिश को अंजाम देने में लगा है। गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होकर विराज जल्द ही नीलकमल पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो गोल्डन पंख की पीठ से उतरकर पहाड़ की चोटी पर आ गया। उसने अपने हाथों में सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार पकड़ ली। विराज के पीछे शाही टुकड़ी के सातों सैनिक भी नीचे उतर गए। उन्होंने विराज के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। ज्येष्ठ एल्डर चंद्रवंशी परिवार के योद्धाओं के साथ सैनिकों के पीछे चलने लगे। उन योद्धाओं के साथ ही वैभव सबसे पीछे चल रहा था। उसकी सुरक्षा के लिए चंद्रवंशी परिवार का एक योद्धा उसके साथ चल रहा था। कुछ ही देर में वो सभी नीलकमल पर्वत के सबसे ऊपर पहुंच गए। उसी समय चंद्रवंशी परिवार के विद्रोही लोग वहां चारों ओर से आ गए और उन्होंने विराज और बाकी लोगों को घेर लिया। विद्रोही परिवार के लोगों का नेता एक 20 साल का युवा था जो विराज और बाकी लोगों को नफरत से देख रहा था। फरद चंद्रवंशी ने विराज के साथ आए ज्येष्ठ एल्डर को देखकर व्यंग्यात्मक शैली में कहा, ज्येष्ठ एल्डर, आखिरकार आप आ गए। कब से आपकी राह ताक रहा था। आपकी सेवा के लिए भरपूर तैयारियां करके रखी हैं मैंने। विराज ने जब फरद चंद्रवंशी को देखा तो विराज ने पूछा, ये लड़का कौन है? इसे इतना अहंकार किस बात का हो रहा है? वो पहले भी अहंकारी लोग देख चुका था, जैसे अर्नव वसु, आरुष वसु। लेकिन आज से पहले उसने फरद जैसा अहंकारी युवा नहीं देखा था, जो देखने में तो शक्तिशाली लग रहा था। इसके बावजूद अपनी शक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा अहंकार पालकर उसने रखा हुआ था। इसके साथ ही वो फराद की आंखों में सभी के लिए तिरस्कार महसूस कर पा रहा था। विराज का सवाल सुनते ही वैभव चंद्रवंशी ने तुरंत जवाब दिया, इस नौजवान का नाम फरद चंद्रवंशी है। ये हमारे दूसरे ज्येष्ठ एल्डर का पोता है। बड़े भैया अयान को इसी ने मारकर घायल किया था। फरद चंद्रवंशी ने जब वैभव चंद्रवंशी की आवाज सुनी तो उसे समझ आया कि वैभव भी यहाँ आया हुआ था। ये जानकर उसने कहा, अच्छा, तो ये कचरा वैभव भी यहाँ आया है, जिसे चंद्रवंशी परिवार का नंबर 1 जीनियस युवा कहा जाता है और जिसने कभी भी बाहरी दुनिया में कोई लड़ाई तक नहीं लड़ी। सच, मैं किसी भी कचरे को परिवार का जीनियस कहने की तो मानो हमारे परिवार में प्रथा चल पड़ी है। खैर, अब मैं आ गया हूं ना, तो आज से ये प्रथा खत्म। इसके बाद फरद ने वैभव की आंखों में देखते हुए कहा, तू भाग्यशाली था वैभव जो अभी तक बचा रहा।
अगर तेरे एल्डर ने तुझे किसी गुप्त चैम्बर में छिपाया न होता तो तेरा तो कामतमाम मैं कब का कर चुका होता। लेकिन कोई नहीं, आज अपनी इस अधूरी इच्छा को पूरा कर लूंगा। हालांकि फरद को अंदर ही अंदर आश्चर्य हो रहा था कि वैभव चंद्रवंशी यहाँ मरने क्यों चला आया था। इसके बाद फरद ने विराज की ओर देखकर गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ये हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरद चंद्रवंशी विराज के अंदर से बेहद डरावनी आभा निकलने हुए महसूस कर रहा था। वो आभा एक धारदार तलवार की तरह थी, जो अपनी तीक्ष्ण धार की शक्ति को उजागर नहीं कर रही थी। इससे फरद के दिल में हल्का भय दस्तक देने लगा। फरद के लिए विराज की मार्शियल क्षमता को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इतना वो समझ रहा था कि विराज की मार्शियल क्षमता कम से कम उसके जितनी तो थी। विराज ने जवाब दिया, विराज वर्धन। विराज फरद चंद्रवंशी के शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस कर रहा था और इतना समझ रहा था कि फरद को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। फरद चंद्रवंशी को देखकर विराज को समझ आ रहा था कि इनाया और उसे छोड़कर कलिंजर संस्थान का कोई भी युवा उसका सामना कर पाने की स्थिति में नहीं था। यहाँ तक कि कलिंजर संस्थान के योद्धाओं की सूची में दूसरा स्थान रखने वाला अर्नव वसु और उत्तर सागर का युवराज विपुल भी फरद के सामने कमजोर ही साबित होते। विराज वर्धन ये नाम सुनकर फरद चंद्रवंशी अवाक खड़ा रह गया, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि वो इस नाम से पहले से परिचित था। जितना वो विराज के बारे में जानता था वो ये था कि विराज कलिंजर संस्थान के पिछले 1000 सालों के इतिहास का एक महान प्रतिभाशाली युवा था, जिसकी प्रतिभा की तुलना अग्निदेवी वैधी से की जा रही थी। फरद ने विराज को बेहद गंभीर नजरों से देखा। वो विराज के अंदर से खतरनाक आभा निकलता हुआ देख पा रहा था। विराज को देखने के बाद अपने आप को संभालते हुए फरद सोचने लगा, विराज भले ही कलिंजर संस्थान का महान प्रतिभावान युवा हो, लेकिन मैं मार्शियल संत योद्धा का शिष्य हूँ। मैंने कलिंजर एम्पायर से बाहर की दुनिया देखी है और मेरा अनुभव बहुत विशाल है, और ये विराज कलिंजर संस्थान का प्रतिभावान युवा ज्यादा से ज्यादा कलिंजर एम्पायर तक ही सीमित रहा है। इसका अनुभव मेरे अनुभव के सामने तुच्छ है। इस तरह फरद को लग रहा था कि भले ही विराज की प्रतिभा उससे ज्यादा भी हो, लेकिन वो अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर विराज को परास्त कर देगा। वो सोचने लगा, कलिंजर संस्थान के इस 1000 सालों के सबसे योग्य विद्यार्थियों में से एक युवा को मारकर उसकी लाश का उपयोग सारे कलिंजर एम्पायर में अपनी धाक जमाने में करूंगा। फरद चंद्रवंशी के चेहरे के बेशुमार घमंड को देखकर विराज को हंसी आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फरद को किस बात का गुमान हो रहा था। विराज अपनी जिंदगी में एक मार्शियल संत योद्धा को मार चुका था। कैप्लर यूनिवर्स की तीसरी सबसे खूंखार जगह दफन स्वर्ग की दलदल में जाकर वहां से सुरक्षित बाहर निकल पाने में कामयाब रहा था। इस तरह अनुभव और ज्ञान के मामले में वो फरद से कहीं आगे था। लेकिन फरद के चेहरे पर उभरा अहंकार ऐसा था मानो उसके सामने विराज की कोई हैसियत ही ना हो। खैर, विराज इन सब चीजों के बारे में सोचकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। फरद चंद्रवंशी ने विराज और बाकी लोगों को देखते हुए चिल्लाकर कहा, चलो आगे बढ़ो और खत्म कर दो इन दुष्टों को। ऐसा कहते ही फरद ने अपने हाथों में 2 जहरीले खंजरों को बाहर निकाल लिया और तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया और विराज की ओर चल पड़ा। फरद के पीछे खड़े चंद्रवंशी परिवार के विद्रोही लोग भी तेजी से चंद्रवंशी परिवार और शाही टुकड़ी पर टूट पड़े। अगले ही क्षण उस जगह पर भयानक युद्ध शुरू हो चुका था। गोल्डन पंख समेत सभी लोग युद्ध का हिस्सा बन चुके थे, सिवाय वैभव चंद्रवंशी के, जो दूर खड़ा होकर इस युद्ध को होते देख रहा था। उसी समय विराज के पीछे एक परछाई प्रकट हुई।
अगले ही क्षण उस परछाई के हाथों में नागिन की तरह फन फैलाए एक जहरीला और खूंखार खंजर हवा को भेदते हुए विराज की कमर की ओर तेज गति से बढ़ चला। जैसे ही वो खंजर विराज की कमर पर पहुंचने लगा, ये देखकर फरद के चेहरे पर जंगली हंसी उभर आई। ये वही दाव था जिससे अयान को प्राणघातक घाव मिला था। यदि अयान के शरीर की रक्षा कोई रहस्यमयी शक्तिशाली खजाना नहीं कर रहा होता, तो वो कब का मारा जा चुका होता और अब यही दाव और प्रहार फरद विराज के शरीर पर करने जा रहा था। अभी तक फरद आगे का दृश्य देख चुका था। उसका खंजर विराज के आर पार हो चुका था और विराज दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरकर तड़प कर मर चुका था और इस तरह कलिंजर एम्पायर के 1000 सालों की दुर्लभ प्रतिभा की लाश फरद के पैरों तले पड़ी थी। ऐसा सोचते हुए उसकी जंगली हंसी वहशी रूप अख्तियार करने लगी। लेकिन जैसे ही फरद का खंजर विराज की कमर में घुसा तो उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। वो हैरान नजरों से पीछे हटने लगा। इससे पहले वो पीछे हट पाता, उसे अपने पीछे से कानों में एक चिढ़ाती हुई आवाज सुनाई दी, बच्चे, तेरा ध्यान किधर है? तेरी मौत तो तेरे पीछे खड़ी है। ये सुनते ही फरद का दिल धक्कसा रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। इससे पहले वो कुछ कर पाता, एक शक्तिशाली तलवार धार ने उसके कंधे पर जाकर जोरदार प्रहार कर डाला। अच्छा, तो एक रहस्यमय सुरक्षा कवच तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, फरद के पीछे से विराज की आवाज गूंज उठी। इसके बाद विराज ने बेहद शांत स्वर में कहा, कोई नहीं, मेरे दूसरे प्रहार में मैं इस कवच को भेद डालूंगा। विराज की बात सुनते ही फरद का दिल फटासा रह गया। वो तेजी से आगे की ओर बढ़ गया और उसने विराज से कुछ दूरी बना ली। इसके ठीक बाद वो तेजी से विराज की ओर मुड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने तेज प्रहार के बावजूद वो विराज का बाल भी बांका नहीं कर सका था। इसके उलट वो विराज की तलवार से घायल हो गया था। अगर उसने इतना शक्तिशाली सुरक्षा कवच न पहना होता तो शायद वो अभी तक जमीन पर पड़ा अपनी मौत की राह देख रहा होता। उसे समझ आ रहा था कि उसके तेज रफ्तार के सामने विराज की रफ्तार उससे भी कहीं ज्यादा तेज थी। उसी समय विराज की अनगिनत आफ्टर इमेज फरद के चारों ओर दिखाई देने लगी। विराज स्वर्गीय रफ्तार मूवमेंट तकनीक से फरद के चारों ओर एक के बाद एक आफ्टर इमेज छोड़ता जा रहा था। उन सभी आफ्टर इमेज को देखकर फरद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि इनमें से असल विराज कौन सा था और कौन सी इमेज नकली थी। उसी समय विराज का एक दूसरा शक्तिशाली वार फरद के ऊपर पड़ने ही वाला था कि उसी समय विराज और फरद के बीच एक पारदर्शी दीवार बन गई, जिसने विराज के वार को अपने ऊपर झेल लिया। इसके ठीक बाद काली पोशाक पहने एक परछाई वहां पर प्रकट हो गई। उस परछाई की आंखें क्रोध से फड़फड़ा रही थी। वो विराज को घृणा भरी नजरों से देख रही थी और उसके शरीर से कातिलाना आभा निकल रही थी। उस काली पोशाक आकृति को देखकर विराज दंग रह गया और चौंकते हुए बोला, मार्शियल संत योद्धा का आभासी अवतार। इसके बाद विराज ने पलटकर फरद की ओर देखा और कहा, अच्छा, तो अब समझ आ रहा है कि तू हवा में इतना क्यों उड़ रहा था। तेरी रक्षा एक मार्शियल संत योद्धा का आभासी अवतार कर रहा है। विराज की बात सुनकर फरद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विराज सिर्फ देखने भर से उसके गुरु की असल पहचान उजागर कर देगा। कलिंजर एम्पायर में कुछ गिनती के ही लोग होंगे जो उसके गुरु को देखकर उसकी असल पहचान को तुरंत समझ जाएं। उसे समझ आने लगा कि विराज को जितना वो समझ रहा था, वो उससे कहीं आगे का योद्धा था। वो उन मूर्ख और दंभी योद्धाओं में से नहीं था जिन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। जिस तरह विराज ने उसके गुरु के आभासी अवतार को देखते ही पहचान गया,
उससे फरक को समझ आ रहा था कि विराज का सामना पहले ही किसी संत स्तर के योद्धा से हो चुका था और वो जानता था कि जीवनरस अमृत स्तर से ऊपर के भी योद्धा कैप्लर यूनिवर्स में अस्तित्व रखते हैं। विराज के सामने एक संत स्तर के योद्धा का आभासी अवतार खड़ा था, तो क्या विराज एक सीधे युद्ध में एक संत योद्धा का सामना कर पाएगा, या फिर इस बार विराज के लिए नीलकमल पर्वत आना एक बड़ी भूल साबित होने वाला था और वो उस संत स्तर के आभासी अवतार के हाथों बुरी तरह घायल होने वाला था।